आज के समय में भगत सिंह की तस्वीर कुछ ऐसे दिखाई जाती है। आंख एकदम लाल, सर पर टोपी और मूंछ को ऐसे ताव देते हुए दिखाई जाती है, एक सिग्मा की तरह। दिखाइए, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उनके विचारों को और उनके आइडियाज़ को नज़रअंदाज कर देंगे, जिसने देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर लटक गए और जिनके नारे असेंबली सभा में बम फेंकने के दौरान दी गई थी, इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड डाउन विद एम्पेरियलिज्म था। क्या आज इनके विचार और आइडियाज जिंदा हैं? शायद इसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रेरित थे। यह भी कहा जाता है कि जब वो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर जब वे जेल पहुंचे थे, तो जेल में ही भगत सिंह तकरीबन 300 किताबें पढ़ चुके थे। और यह भी कहा जाता है कि उनके दोस्त उनसे मिलते थे तो हमेशा उनके हाथों में किताब देखा करते थे। भगत सिंह भारत की दशा को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे, क्योंकि उस टाइम भारत के हर कोने में धर्म के नाम पर लोग बटे हुए थे। वे जानते थे और कहते भी थे कि एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। और भगत सिंह आगे कहते हैं, यदि इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के दंगे देख लें, किस प्रकार मुसलमानों ने 2 सिखों हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी। मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसके जान लेने के लिए पर्याप्त था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। भगत सिंह को कितने लोग हिंसावादी मानते थे, लेकिन भगत सिंह का मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। और आगे कहते हैं कि